अब हमने फौरी तौर पर मेकअप करना है, क्योंकि जैसे ही जॉन बेनिजे की लाश दस्तयाब होगी, काउंटरमैन ने हमारे हुलिये पुलिस को बता देने हैं और फिर पुलिस ने हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना। और अभी हमने इस डॉग बिल को भी तलाश करना है, न जाने वो कहाँ है। इमरान ने कहा, तो फिर बॉस जॉन कॉर्लो के पास चलते हैं, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, वहां से हमें हर किस्म का ताउन मिल सकता है और वो यकीनन इस डॉग बिल को भी जानता होगा। जवाना ने कहा, उससे भी मिल लेंगे, कुछ ना कुछ तो बदल ही ले। तुम अलहदा अलहदा होकर बाहर ही रुक जाओ, मैं अंदर जाकर अपने और तुम्हारे लिए लिबास भी ले आता हूँ और रेडीमेड मेकअप का सामान भी। फिर हम मार्केट के टॉयलेट्स में जाकर लिबास भी तब्दील कर लेंगे और रेडीमेड मेकअप भी। इस तरह कम से कम हम इत्मीनान से तुम्हारे दोस्त तक पहुँच सकते हैं, इमरान ने कहा और फिर खुद तेज तेज कदम उठाता एक सुपरमार्केट के गेट में दाखिल हो गया। जोसेफ और जवाना अलहदा होकर दुकानों के शोकेसों को इस तरह देखने लगे जैसे खरीदारी के लिए कोई नई चीज तलाश कर रहे हो। ये लो पैकेट और अंदर चले जाओ। अचानक जवाना के करीब से इमरान की आवाज सुनाई दी और जवाना ने चौंक कर उसे देखा। हालांकि वो उसे मार्केट के गेट से बाहर निकलते हुए देख चुका था, लेकिन उस वक्त उसके जहन में जरा भी ये ख्याल ना आया था कि आने वाला इमरान ही हो सकता है। लेकिन अब उसकी आवाज सुनकर उसे मालूम हुआ कि पहले से यकसर मुख्तलिफ आदमी इमरान ही है। इमरान ने ना सिर्फ पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास पहना हुआ था, बल्कि उसके चेहरे और बालों का रंग तक बदल चुका था। उसकी आंखों पर हल्के सुर्ख रंग के चौड़े शीशों वाली ऐनक थी। उसने हाथ में 2 शॉपिंग बैग पकड़े हुए थे। ओ आप, जवाना ने चौंक कर कहा और इमरान ने मुस्कुराते हुए एक बैग उसे पकड़ा दिया। इसमें रेडीमेड मेकअप भी है और वापसी में अपना मौजूदा लिबास इसी बैग में डालकर वेस्ट ड्रम में फेंक देना, इमरान ने कहा। और जवाना उसके हाथ से बैग पकड़कर सर हिलाता हुआ उस तरफ को चल पड़ा जिधर टॉयलेट्स की एक लंबी सी कतार मौजूद थी। और इमरान अब जोसेफ की तरफ बढ़ गया, जो मार्केट की दूसरी तरफ शोकेसों के मुआयने में अभी तक मसरूफ था। उसने जोसेफ को वही हिदायत देकर दूसरा शॉपिंग बैग दिया और जोसेफ भी जवाना की तरह टॉयलेट्स की तरफ बढ़ गया। इमरान उन्हें भेजने के बाद खुद एक तरफ बने हुए पब्लिक फोन बूथ की कतार की तरफ बढ़ गया। उसने वो बूथ मुंतखब किया जिससे गैर मुल्की कॉल की जा सकती थी और फिर उसने फोन पर लगे हुए डायग्राम को गौर से देखते हुए उसमें से पाकिस्तान का नाम चेक किया। उस पर पाकिस्तान के लिए कॉल की रकम भी तहरीर थी। यहाँ एक्रीमिया में चूंकि टेलीफोन के सरकारी इदारे के साथ प्राइवेट कंपनियां भी काम करती थी, इसलिए मुकाबले के तहत हर कंपनी की कोशिश होती थी कि वो कम से कम रेट्स रखकर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बना सके। यही वजह थी कि हर कंपनी के रेट्स दूसरे से मुख्तलिफ होते थे। इमरान ने रेट्स देखकर 2 छोटे नोट जेब से निकालकर इंस्ट्रूमेंट में बने हुए मखसूस खाने में डाले और फिर डायग्राम पर पाकिस्तान के सामने लगे हुए बटन को प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। इसका मतलब था कि पाकिस्तान से सैटेलाइट के जरिए फौरी राब्ता कायम हो चुका है। ये ऐसा सिस्टम था जो मुकम्मल तौर पर खुदकार था। उसे कोई कोड नंबर वगैरह डायल ना करने थे। इस बल्ब के जलने के बाद उसने सिर्फ अपने मतलूबा नंबर मिलाने थे, जिससे वो पाकिस्तान में ही बैठकर कॉल कर रहा हो। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से दानिश मंजिल के नंबर डायल कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ताहिर, मैं इमरान बोल रहा हूँ वेलिंगटन से। तुमने ग्रेट बॉल के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए? मुझे उसके लिए एक महफूज रास्ते का इल्म हो गया है, सिर्फ मजीद तफसीलात की तलाश में हूँ। वो तफसीलात मिलते ही मैं वापस आ जाऊँगा, इमरान ने कहा। इंतजामात तो मुकम्मल हो चुके हैं, क्या इस मखसूस रास्ते के लिए कोई नए इंतजामात करने होंगे? ब्लैक जीरो ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। हो सकता है, बहरहाल बुनियादी इंतजामात तो वही रहेंगे। टीम को भी तैयार रखना, अब मैं मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो बूथ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ और जवाना भी उसके पास पहुंच गए। रेडीमेड मेकअप की वजह से उनके हुलियों में इतनी तब्दीली बहरहाल पैदा हो गई थी कि पहली नज़र में वो पहचाने ना जा सकते थे। लिबास भी तब्दील हो चुके थे। अब जॉन कॉर्लो के पास चलना है, जवाना ने कहा। फिलहाल हम उसके पास नहीं जा रहे, पहले ओल्ड यॉर्क से मिलना बेहद ज़रूरी है। वो ग्रेट बॉल के इलाके में तवील अरसे तक रहा है। अगर वो जिंदा हुआ तो उससे उस खुसूसी रास्ते के बारे में इंतहाई बेशकीमत मालूमात मिल सकती है, इमरान ने कहा और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। जवाना और जोसेफ भी उसके पीछे चल दिए। सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार विलिंगटन की फ्राक सड़क पर इस कदर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी जैसे वो आम सड़क पर चलने की बजाय किसी वर्ल्ड मोटर रेस में शरीक हो। कार की छत और दोनों साइडों पर सुनहरे रंग में एक लोमड़ी की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन एक्रीमिया में ये कोई नई बात ना थी। यहाँ के मनचले अपनी कारों पर ऐसी तस्वीरें बनवाते थे जो उन्हें पसंद आती थी, और ये तो सिर्फ लोमड़ी की तस्वीर थी, जबकि एक्रीमिया में तो ऐसी कारें भी खुलेआम सड़कों पर दौड़ती फिरती थी जिन पर ऐसे ऐसे मनाजिर पेंट होते थे कि उन्हें देखकर बेशर्म से बेशर्म आदमी की निगाहें भी एक बार तो शर्म से झुक जाती थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत एक्रीमी लड़की बैठी हुई थी। उसने सर पर मखरूती से मखमल की टोपी पहनी हुई थी। उस टोपी का रंग सुर्ख था और उस पर सुनहरी रंग की आड़ी तिरछी लहरें बनी हुई थी।
उसके शाह बलूत रंग के बाल टोपी के नीचे से कंधों तक लटके हुए थे। उसके जिस्म पर भी सुर्ख रंग का इंतहाई चुस्त लिबास था, जिस पर जगह जगह सुनहरे रंग की लोमड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी कि यकलक डैशबोर्ड की तरफ से टेलीफोन की घंटी बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, और उस आवाज को सुनते ही सीट पर बैठी हुई लड़की बुरी तरह चौंक पड़ी। लड़की ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर उसने उसे साइड पर ले जाने का मखसूस इशारा चला दिया। उसके साथ ही वो कार को साइड पर आहिस्ता आहिस्ता करने लगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। तकरीबन 5 मिनट बाद वो दाएं तरफ वाक़ सारे रोड ट्रैक्स को क्रॉस करती हुई साइड पर बनी हुई पार्किंग की एक मखसूस जगह पर उसे रोक दिया। घंटी मुसलसल बज रही थी और कार रोककर लड़की ने डैशबोर्ड के नीचे मौजूद फोन रिसीवर निकालकर कान से लगा लिया। हेलो हेलो, गैरी कॉलिंग ब्योला, एक तेज आवाज सुनाई दी और लड़की ये आवाज सुनते ही चौंक पड़ी। ओ गैरी, तुम कहाँ से बोल रहे हो? लड़की जिसका नाम ब्योला था ने चौंक कर पूछा। मैं नाराक में हूँ डियर, और मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार काम ढूंढ निकाला है। गैरी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। शानदार काम? अच्छा, किस कदर शानदार है, जरा तफसील तो बताओ। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया। मजाक नहीं कर रहा, वाकई शानदार है। 50 लाख डॉलर और वो भी नकद। कहो, है शानदार? गैरी की आवाज सुनाई दी। 50 लाख डॉलर? ओह, ये कोई नया मजाक है। लड़की ने हैरत से सीटी बजाते हुए कहा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे यकीन था कि 50 लाख डॉलर का सुनकर तुम आधे एक्रीमिया को कत्ल करने पर तैयार हो जाओगी, इसलिए मैंने काम पकड़ भी लिया है और ये रकम तुम्हारे अकाउंट में भी जमा हो चुकी है। गैरी ने कहा। ओह, मेरे अकाउंट में 50 लाख डॉलर जमा हो चुके हैं। वेरी गुड, अब तो वाकई में आधे एक्रीमिया को भी कत्ल कर सकती हूँ। अब जल्दी से काम भी बता दो। लड़की के लहजे में बेपनाह मसरत के तासुरात नुमाया थे। सिर्फ एक आदमी को कत्ल करना है। गैरी शायद थोड़ी थोड़ी तफसील बताकर लुत्फ ले रहा था। एक आदमी को कत्ल करना है और मुआवजा 50 लाख डॉलर। क्या तुम नशे में तो नहीं हो, या फिर एक्रीमिया के सदर को तो कत्ल नहीं करना? लड़की पहले से भी ज्यादा हैरान होकर बोली। मैं नशे में नहीं हूँ डियर, और तुम्हारे बगैर तो मैं सारी दुनिया की शराब भी पी जाऊं तब भी नशा नहीं होता। और एक्रीमिया के सदर को भी कत्ल नहीं करना, एक आम से आदमी को कत्ल करना है, और ये काम भी विलिंगटन में होना है। गैरी ने जवाब दिया। फिर यकीनन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गैरी। एक आम आदमी को कत्ल करने का मुआवजा 50 लाख डॉलर कोई दे सकता है? लड़की ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बज़ाहिर तो वो आम सा आदमी है, एक पाकिशियाई है, लेकिन उसके मुतालिक जो तफसीलात मिली है उनसे पता चलता है कि उसे कत्ल करना एक्रीमिया के सदर के कत्ल से ज्यादा मुश्किल होगा, और आज तक पूरी दुनिया के बड़े से बड़े पेशावर कातिल उसे कत्ल करने में नाकाम रहे हैं। और एक और बात भी बता दूं, ये काम मैंने इसलिए भी ले लिया है कि तुम अक्सर कहती रहती थी कि तुम कभी ना कभी अपनी माँ मादाम बर्था के कत्ल का इंतकाम लोगी, तो ये आदमी तुम्हारी माँ का कातिल है। गैरी ने कहा, और ब्योला इस बुरी तरह उछल पड़ी जैसे सीट के स्प्रिंगों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब अली इमरान से है? ब्योला ने चीखते हुए पूछा। हाँ, वही अली इमरान जिसे कत्ल करने के लिए तुम्हारी माँ मादाम बर्था मास्टर किलर्स को लेकर पाकिशिया गई थी और फिर हलाक कर दी गई। और न सिर्फ हलाक कर दी गई बल्कि पूरी तंजीम ही खत्म हो गई, और बर्था का साथी जवाना, वो हबशी जवाना, उस अली इमरान का मुलाजिम भी हो गया। और ये भी बता दूं कि ये जवाना इस वक्त भी अली इमरान के साथ विलिंगटन आया हुआ है। गैरी ने कहा। ओ, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? ओ, उसके कत्ल के लिए तो अगर मुझे $1 भी ना दिया जाता तब भी मैं ये काम जरूर करती। माँ के कातिल से इंतकाम के लिए ही तो मैंने ये पेशा इख्तियार किया है, वरना जब मेरी माँ कत्ल हुई थी उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की एक आम सी तालिबा थी, और मुझे ये भी मालूम ना था कि मेरी माँ का ताल्लुक किसी पेशावर कातिलों की तंजीम से है। लेकिन जब मैंने माँ के मरने के बाद उसके ज़ाती कागजात चेक किए तब मुझे उस सारी तफसीलात का इल्म हुआ। मेरी माँ बाकायदा डायरी लिखने की आदी थी, और उसने पाकिस्तान जाने से पहले इस अली इमरान वाले मिशन की पूरी तफसीलात लिखी थी। इससे मुझे इस इमरान के मुतालिक मालूम हुआ था, और मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी माँ के कातिल को अपने हाथों से कत्ल करूँगी। लेकिन फिर मैंने मुख्तलिफ ज़राए से जब उस इमरान के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे एहसास हुआ कि उसे कत्ल करने के लिए मुझे तवील ट्रेनिंग और पुख्तगी की ज़रूरत है। चुनांचे मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। उसके बाद तुमसे मुलाकात हुई, और फिर तुम्हारी वजह से मैं अमली मैदान में आ गई, और तुम हालांकि एक्रीमिया के मारूफ कातिल थे, लेकिन चूंकि मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी, इसलिए तुमने देखा कि आज गोल्डन फॉक्स का नाम एक्रीमिया की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में दहशत बन चुका है। और अब मैं समझती हूँ कि मुझ में इतनी पुख्तगी आ चुकी है कि अब मैं उस इमरान को आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। ओ डियर गैरी, आज तुमने दरहकीकत मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कहाँ है ये इमरान और वो जवाना
जिसने मेरी माँ के कत्ल के बाद उसका इंतकाम लेने की बजाय उसके कातिल की मुलाजिमत इख्तियार कर ली, मैं उसका भी खात्मा कर दूंगी। बेओला ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सोच लो, मैंने सुना है वो इमरान खूबसूरत भी है और बातें भी ऐसी करता है कि लड़कियां उस पर परवानों की तरह निछावर होने लग जाती है। ऐसा ना हो कि 50 लाख डॉलर के बदले मैं अपनी खूबसूरत तरीन बीवी से ही हाथ धो बैठूं। गैरी ने तशवीश भरे लहजे में कहा, पहली बात तो यह है कि मैं लड़की नहीं औरत हूँ, और दूसरी बात यह कि इमरान लाख खूबसूरत हो, बहरहाल गैरी से ज्यादा वजी नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि जिसकी मौत पर मुझे 50 लाख डॉलर भी मिल रहे हो और मेरा इंतकाम भी पूरा हो रहा हो, उसके बाद तो तुम्हारी तशवीश कतई बेजा है। बेओला ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें पता है मैंने 50 लाख डॉलर पेशगी क्यों हासिल किए और फौरन तुम्हारे अकाउंट में क्यों जमा कराए? इसलिए कि मुझे मालूम है तुम पूरे इसराइल के यहूदियों को मिलाकर भी दौलत के मामले में उनसे बड़ी यहूदन हो। इसलिए इमरान चाहे परिस्तान का शहजादा ही क्यों ना हो, तुम्हें उसकी निस्बत 50 लाख डॉलर में ज्यादा कशिश महसूस होगी। गैरी ने जवाब दिया, ओ, तुम मुझे इस तरह यहूदन कह रहे हो जैसे तुम खुद यहूदी ना हो। मुझे अब भी यकीन है कि तुमने 50 लाख डॉलरों में से अपना हिस्सा जरूर काट लिया होगा। बहरहाल मुझे इस मिशन की तफसील बताओ, गोल्डन फॉक्स को किसने हायर किया है और इस कत्ल के लिए मेरे पास कितना वक्त मौजूद है, और वो कातिल इमरान इस वक्त कहाँ मौजूद है, पूरी तफसील बताओ। अब मेरे लिए एक एक लम्हा कयामत का लम्हा बन चुका है। बेओला ने फिक्रे के आखिर में बेहद संजीदा होते हुए कहा, एक बहुत बड़ी यहूदी तंजीम है वाटर पावर, उसने हमें हायर किया है। जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारे मुतालिक उनके पास रिपोर्टें मौजूद थीं, इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया गया। फिर एक जरिए से मुझसे राब्ता कायम हुआ और जब मुझे तफसीलात का इल्म हुआ तो मैं रजामंद हो गया। मैंने इमरान की अहमियत के पेश नज़र 50 लाख डॉलर मांगे और वो भी पेशगी। मेरा ख्याल था कि आखिर यहूदी तंजीम है, 50 लाख मांगूंगा तो 5 लाख मिल ही जाएंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो फौरन ही 50 लाख में रजामंद हो गए और उन्होंने कैश पेमेंट भी कर दी। ये सारा मामला अब से 1 घंटा पहले शुरू हुआ और इस दौरान मुकम्मल भी हो गया। अब जहाँ तक इमरान की यहाँ विलिंगटन में मौजूदगी का ताल्लुक है तो मुझे बताया गया है कि वो जवाना और एक और हफ्शी के साथ 2 घंटे पहले विलिंगटन पहुंचा है। वो यहाँ वाटर पावर के एक और रुकन के पीछे आया था, लेकिन वाटर पावर के चीफ बॉस को इत्तला मिल गई और उसने इमरान के उस आदमी तक पहुंचने से पहले ही अपने अहम रुकन को हलाक कर दिया। उसके बाद उसने हमसे राब्ता कायम किया। इसलिए बस इतना मालूम हुआ है कि इमरान और उसके हफ्शी साथी विलिंगटन में मौजूद है। वाटर पावर का वो आदमी पैराडाइज में रह रहा था और वहीं उसे हलाक किया गया। इसलिए यकीनन इमरान और उसके साथी वहीं आए होंगे और उनके मुतालिक मालूमात वहां से मिल सकती है। वैसे मुझे बताया गया है कि इमरान एक्रीमियन मेकअप में है, लेकिन जाहिर है वो मेकअप बदल भी सकता है, इसलिए उसको तलाश करना हमारा अपना काम है। बाकी रहा वक्त, तो वक्त तय नहीं हुआ। बहरहाल उसे कत्ल करना है और उसका कटा हुआ सर हमने वाटर पावर तक पहुंचाना है। अगर तुम कहो तो मैं विलिंगटन आ जाऊं ताकि मिलकर उसे तलाश करें। गैरी ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, हाँ आ जाओ, मैं बहरहाल उसे तलाश करना शुरू कर देती हूँ। और सुनो, तुम मेरी आदत जानते हो, इसलिए मिशन के दौरान मैं जो कुछ भी करूँ तुमने कतई मुदाखलत नहीं करनी। बेओला ने सख्त लहजे में कहा, मुझसे ज्यादा तुम्हारे उसूल और कौन जानता होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो। तुम चाहे इमरान की बाहों में बाहें डालकर रक्स करती रहो, मैं मुदाखलत नहीं करूंगा। अच्छा, अब इजाजत, अब वहीं विलिंगटन में ही मुलाकात होगी, गैरी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। बेओला ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर वापस रख दिया। मैं तुम्हें हर सूरत में तलाश करूंगी इमरान, मैंने तुमसे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है, बेओला ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कार चलाई और उसे सड़क पर ले आकर अगले चौक से उसने मोड़ काटा और दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर बढ़ गई। अब वो जल्द अज जल्द पैराडाइज पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक उसे एक ख्याल आया तो उसने कार एक बार फिर साइड पर करके रोक दी। सर से टोपी उतारकर उसने पिछली सीट पर रख दी और साइड सीट को इस तरह ऊपर उठाया जैसे ढक्कन खुलता है। नीचे सीट जितना ही खाना था उसमें से उसने एक बैग निकाला और फिर सीट बंद करके उसने बैग खोला और बैग के अंदर जीन्स और सुनहरे रंग की एक खूबसूरत लेडीज शर्ट मौजूद थी। उसने मुड़कर कार के डैशबोर्ड के साथ लगे हुए बटनों के पैनल में से एक बटन दबाया तो कार के सारे शीशों पर सिया रंग की चादर सी चढ़ गई। अब बाहर से उसे किसी तरह भी ना देखा जा सकता था। उसने पहना हुआ लिबास उतारा और फिर बैग में से निकाला हुआ लिबास पहनने में मसरूफ हो गई। लिबास पहनने के बाद उसने बैग के अंदर मौजूद मखसूस असला उस लिबास की खुफिया जेबों में एडजस्ट किया और उतारा हुआ लिबास और पिछली सीट पर पड़ी हुई टोपी उठाकर उसे तय करके उसी बैग में बंद कर दिया। बैग को वापस सीट के नीचे बने हुए खाने में रखकर उसने सीट बंद की और फिर बटन दबाकर शीशों पर आ जाने वाली सिया चादर हटाई और कार आगे बढ़ा दी।
थोड़ी देर बाद वो कार पैराडाइज होटल की वसी व अरीस पार्किंग में रोक चुकी थी। कार से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाती हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में दाखिल होते ही वो सीधी काउंटर की तरफ बढ़ी और फिर काउंटर पर मौजूद लड़की को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट सी उभर आई, क्योंकि काउंटर पर मौजूद लड़की शेफ उसकी खासी गहरी दोस्त थी। ओ ब्योला, तुम और यहाँ, खैरियत? काउंटर गर्ल शेफ ने हैरत भरे अंदाज में ब्योला की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है? एक पैक रेड हॉर्स का तो दो। ब्योला ने काउंटर पर कोहनियां टिकाते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं, तुम खुद ही तो कहती हो कि इन बड़े होटलों से तुम्हें वहशत होती है, जहां हर शख्स तकल्लुफात में जकड़ा हुआ नजर आता है, इसलिए कह रही थी, शेफ ने हंसते हुए कहा। और फिर वो ब्योला के लिए जाम तैयार करने लगी। तुम्हें मालूम तो है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और मुझे क्राइम की खुशबू मीलों दूर से आ जाती है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कोई कत्ल हो गया है। ब्योला ने जाम उठाकर चुस्की लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हें दुरुस्त मालूम हुआ है। नाराक में कॉस्मोस क्लब का मालिक जॉन बेनिजे का कत्ल हुआ है। तफसीलात तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर से मिल सकती है, शेफ ने जवाब दिया। बस, तुम्हारे होते हुए अब मुझे पुलिस हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, ब्योला ने मुंह बनाते हुए कहा और शेफ खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये बात नहीं, मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई है। मुझसे पहले फ्रेड यहाँ मौजूद था, उसकी ड्यूटी के दौरान ये सब कुछ हुआ।